गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने जो है क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी में पार्ट 3 पहले तो चैप्टर के विषय में बताया जाएगा, उसके बाद जो आपको अभ्यास के प्रश्न करवाए जाएंगे। चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला कोई भी पदार्थ जिसका एक रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाता है। ये आकार में ठोस रूप भी हो सकता है और जो है इसका तरल पदार्थ के रूप में भी पाया जा सकता है। खनिजों के प्रकार धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। वह सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, वह सेल जिनसे खनिजों को प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है। धात्विक खनिज वे खनिज लोहा, तांबा, चांदी और सोना जैसी धातुएं पाई जाती है, यानी इन खनिजों के अंदर धातु का अंश पाया जाता है। अधात्विक खनिज पोटास, नमक, सिलिका, बालू, बजरी अधात्विक खनिज के उदाहरण है, यानी कि इन खनिजों के अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता। खनन और खान व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, यानी कि धरती के नीचे से खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है लाभ के उद्देश्य से, उसे जो है खनन का नाम दिया जाता है। खनिजों को निकालने के लिए धरातल पर गड्ढे को खान कहते हैं, यानी कि धरातल के नीचे से खनिजों को निकालने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उन्हें जो है खान कहा जाता है। मिश्र धातु किसी धातु को अन्य धातुओं से मिश्रित करके बने गए पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं, यानी एक धातु का दूसरी धातु के अंदर जब मिलान करके कोई तीसरी धातु बनाई जाती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांस्य को तांबे में टीन मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कांस्य को बनाने के लिए जो है तांबे और टीन का प्रयोग किया जाता है, तब जो है कांस्य का निर्माण होता है, तो इसे जो है मिश्र धातु कहा जाता है। लोह अयस्क का वितरण। लोह अयस्क मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इन देशों के अंदर जो है ये आपका लोह अयस्क पाया जाता है। भारत में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश लोह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य है, और हमारे देश के अंदर जो है झारखंड में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश के अंदर लोह अयस्क प्रमुख रूप से पाया जाता है। तांबे का वितरण। तांबा मुख्य रूप से चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस आदि देशों में पाया जाता है। भारत में तांबे अयस्क के भंडार मुख्य रूप से झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हमारे देश में जो है तांबे की जो खाने हैं झारखंड के अंदर और जो आपका राजस्थान है, यहाँ पर खेतड़ी नामक स्थान पर जो है तांबे की खाने पाई जाती हैं। ऊर्जा संसाधन। विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा जो है इनसे जो है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, इनसे जो है ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये तो थे आपके लेसन इंट्रोडक्शन। अब देखिए आपके अभ्यास के प्रश्न। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। ऐसे 3 कौन से खनिज है जिनका हर मानव के द्वारा लगभग प्रयोग किया जाता है? लोहा, पेट्रोलियम, नमक। ये 3 संसाधन ऐसे हैं, खनिज ऐसे हैं जिनको प्रति व्यक्ति लगभग हर रोज प्रयोग करता है। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वे सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो वे सेल जिनसे खनिजों को प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। धात्विक खनिजों के अयस्क आग्नेय तथा कायंत्रिक शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के जो अयस्क है वे मुख्य रूप से जो है आग्नेय और कायंत्रिक शैलों के अंदर जो है पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए, यानी प्राकृतिक गैस संसाधनों में हमारे देश के अंदर कौन से ऐसे 2 क्षेत्र हैं जो संपन्न है? भारत में राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र। भारत के अंदर जो राजस्थान और महाराष्ट्र है प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न प्रमुख प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक जो गैस है ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? जैसे ग्रामीण क्षेत्र,
तटीय क्षेत्र, शुष्क प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोगैस एक आदर्श ईंधन का साधन, यानी बायोगैस का प्रयोग ज्यादा बढ़िया रहता है, जो गोबर और जो आपके कूड़ा कचरा इत्यादि से तैयार की जाती है। तटीय क्षेत्रों के लिए पवन ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। पवन ऊर्जा यानी हवा से जो बिजली बनाई जाती है, बड़े बड़े पंखे लगा के जो है बिजली बनाई जाती है, यह जो है तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है। शुष्क प्रदेशों के लिए सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी से जो ऊर्जा बनाई जाती है वो जो है आपके शुष्क प्रदेशों में ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर धूप ज्यादा होती है। 5 तरीके दीजिए जिससे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं, यानी घर पर ऊर्जा बचाने के 5 तरीके कौन कौन से हैं। देखिए, निम्न तरीकों से हम घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। नंबर 1, आवश्यकता न होने पर बिजली से चलने वाले उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने पंखे की आवश्यकता नहीं है, कूलर की आवश्यकता नहीं है, तो बिजली से जो भी उपकरण चलते हैं उनको बंद कर देना चाहिए ताकि ऊर्जा को बचाया जा सके। बल्ब के स्थान पर CFL का प्रयोग करना चाहिए। बल्ब के स्थान पर CFL का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बल्ब जो है ज्यादा नहीं लेता है, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है CFL का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। जब हम सब्जी पकाते हैं तो उस टाइम पे हमें जो है खुली कढ़ाई में सब्जी नहीं पकानी चाहिए, क्योंकि खुली कढ़ाई के अंदर अगर हम सब्जी पकाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और ऊर्जा भी ज्यादा खर्च होगी। इसलिए हमें जो है भाप के माध्यम से, कुकर के माध्यम से जो सब्जी पकानी चाहिए, जिससे जो है कम ऊर्जा लग सके। खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा एवं प्रकाश का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। हमें जो है घर के अंदर, हमारे घर के अंदर जो खिड़कियां होती है रोशनी के लिए, हवा के लिए, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि हम जो है मतलब ऊर्जा को बचा सके। फ्रिज में रखी ठंडी सब्जियों को गर्म करने से पहले थोड़ा समय के लिए खुले में रख देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज फ्रिज के अंदर रखी है, जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो ज्यादा ठंडी होगी। अगर सपोज करो हमने बाहर निकालकर तुरंत जो है गैस के ऊपर रख दिया है तो उससे क्या हुआ कि जो गैस ज्यादा मात्रा में लगेगी, इसलिए उसे हमें जो है उसे पहले थोड़ी देर के लिए खुले में रख देना चाहिए ताकि उसकी ठंडक कम हो सके, और बाद में जो उसे गर्म करना चाहिए जिससे जो है ऊर्जा ज्यादा खर्च न हो। अब देखिए, कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। बड़े बड़े बांधों के निर्माण से पहले हमें जो है पर्यावरण को ध्यान पूर्वक क्यों देखना चाहिए, क्या रीजन है, क्या कारण है। बड़े बांधों का निर्माण करने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो बड़े बड़े बांधों का निर्माण करने से क्या होता है कि हमारा जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बिगड़ जाता है। बांधों के निर्माण से भूस्खलन तथा निम्नीकरण होता है। बांधों के निर्माण से भूस्खलन की समस्या आ जाती है, भूमि का कटाव होता है। इसलिए बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसलिए हमें जब भी सरकार बड़े बांधों का निर्माण करती है तो उसे यह देख लेना चाहिए कि इससे पर्यावरण का नुकसान तो नहीं होगा। नेक्स्ट, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। अधिकांश उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आजकल आपने पता है कि सभी उद्योग धंधों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण कारक है और कोयला जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, परंतु इसकी ढुलाई पर काफी लागत आती है, किंतु इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने पर जो है बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसलिए अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास ही केंद्रित होते हैं। इसलिए ज्यादातर उद्योग धंधे कोयला खानों के पास ही जो स्थापित किए जाते हैं ताकि कोयले के ऊपर जो ढुलाई का खर्चा लगता है वो बच सके। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, कारण बताना हमने। पेट्रोलियम काले रंग का होता है। तो पेट्रोलियम काले रंग का होता है और यह बहुत मूल्यवान होता है और यह बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। इसके माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेहक आदि तैयार किए जाते हैं। तो इसके माध्यम से हमें और दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे आपका मिट्टी का तेल है, स्नेहक है, डीजल है, ये भी जो हमें मिल जाते हैं और ये बहुत अधिक महंगे होते हैं और ये बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर महंगे होते हैं। इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो ज्यादा मूल्यवान होने की वजह से जो इसे काले सोने की संज्ञा दी गई है। अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। अखनन यानी कि जो हम खान खोद के पदार्थ निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, इससे जो है पर्यावरण के अंदर मतलब चिंता, पर्यावरण के लिए चिंता का विषय कैसे हो सकता है। अखनन से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, यानी कि जैसे खान खोदी जाती है, कोई भी
जो खनिज है उसको बाहर निकाला जाता है, तो इससे जो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण फैलने का खतरा रहता है और इससे भारी मात्रा में धूल उड़ती है। जब गड्ढे खोदे जाते हैं तो इससे भारी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और धूल उड़ने की वजह से क्या होता है कि आसपास का एरिया जो है उसके अंदर जो है प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाती है। अखनन से खुले गर्त वाले खान बन जाते हैं। जब हम किसी भी खनिज को गड्ढा खोद के निकालते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है और इससे भूमि का कटाव होता है। इसलिए अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गड्ढे खोद के जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं इससे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है 6 प्रश्न समझा दिए हैं लेसन 3 के भूगोल के। बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ये आपने लिखने भी है और याद भी करने हैं। धन्यवाद।